चाहते हो? क्या आपके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईमानदारी है? क्या आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलेशनशिप है लोगों में? जब तक आपके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये सब चीज़ें नहीं होंगी, आपको ज़िंदगी में कोई चीज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं मिलेगी। तो इसलिए पहले इंसान को कुछ बनना होता है हासिल करने से पहले। लेकिन आज लोग हासिल करना चाहते हैं, और आज का टाइम ऐसा आ गया है कि इंस्टेंट टी, इंस्टेंट कॉफ़ी का ज़माना आ गया है। जी। आज लोग कहते हैं कि साहब अभी मेरे को अभी सक्सेसफुल मिल जाए, ओवरनाइट ये मिल जाए। आज के जो लोग निकल रहे हैं स्कूल कॉलेज से, MBA से, 90% को आप एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते, दे आर नॉट एम्प्लॉयबल। और सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि डिग्री है उनके पास, वो शुरुआत ही करना चाहते हैं एस CEOs। वो कहते हैं मैं शुरू ही CEO से करना है। ऐसा होता नहीं। इसी वजह से ये स्थिर नहीं रहते हैं, एक जॉब से दूसरी जॉब से तीसरी जॉब मूव करते जा रहे हैं। ये सोचते हैं दिस इज प्रोग्रेस, दिस इज मेरा साहब एक सवाल पूछना चाहूँगा मैं जी। अभी हाल ही में बोर्ड के CBSE बोर्ड के जो रिजल्ट्स हैं वो आए। दिल्ली में 3 घटनाएं जो है वो हुई हैं। 3 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। ऐसी क्या वजह लगती हैं कि बच्चे जो हैं वो इस तरह का एक्सट्रीम स्टेप जो है वो उठाने के लिए मजबूर हो रहे हैं? क्या वजह क्या लग रही है? क्या उसे समाज, उसे परिवार, उसे माँ बाप, उसे हमारी सरकारें समझ नहीं पा रही हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमारी सरकार समझ नहीं पा रही है। देखिए, दुख की बात ये है 99% वाले को एडमिशन नहीं मिलती है, 40% वाले को एडमिशन मिल जाती है, उसकी रिजर्वेशन हो चुकी है, कहीं ना कहीं उसको मिल जाएगी। आदमी हताश होता है, मेहनत करता है पूरी सफल होने के लिए, और आप एक बताइए कि उसकी क्या गलती है। और ये एक डिमांड एंड सप्लाई है। डिमांड इतनी है, लोगों को सीट नहीं मिलती है, सप्लाई आपको पूरी क्यों नहीं करते हैं आप? और ये यहाँ पर एक गवर्नमेंट को चाहिए कि मेरिट को कम से कम मानना चाहिए, और जिसकी एक क्वालिफिकेशन आई है, नंबर आए हैं, मेरिट पे डिज़र्व करता है, उसको देना चाहिए। बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि रिजर्वेशन का आधार आर्थिक होना चाहिए और जातीय धर्म होना ही नहीं चाहिए। और एक सरासर गलत है, और ये अगर ऐसे ही चलता रहा, आपस के अंदर ये दुश्मनियाँ पैदा कर रहा है, हेट्रेड पैदा कर रहा है, घृणा पैदा कर रहा है, और इसी तरीके से चला, वी विल सी वन मोर पार्टीशन ड्यूरिंग अ पावर। आरक्षण खत्म होना चाहिए, आर्थिक आधार पर एकदम खत्म होना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। लेकिन आप हर इलेक्शन देखिए, अभी कर्नाटका की इलेक्शन हुई, वहाँ पर और रिजर्वेशन करा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। इसी ये कहाँ पे खत्म होगा? कहाँ पे खत्म होगा? टेल मी वेयर। अब कई स्टेट्स में तो प्राइवेट जॉब्स के भी आरक्षण शुरू कर दिया इन लोगों ने। वेयर डू यू फिनिश? अब क्रिकेट टीम में भी कर दोगे आप, उसमें भी कर दो, करके दिखाओ। ऐसा ये कोई देश जिंदगी में आज तक, याद रखिए, हम लोग स्किल डेवलपमेंट पे बहुत जोर लगा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट में उसको इम्पोर्टेंट ठहरा रहे हैं। देखिए, देश कभी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कभी ऊपर नहीं गया, हमेशा कैरेक्टर डेवलपमेंट, चरित्र निर्माण के ऊपर ही देश टिका है। सर आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात, स्किल डेवलपमेंट पे नहीं जाएगा। आपने चरित्र निर्माण की बात कही, स्किल डेवलपमेंट की जो बात है उस पर सफलता निर्भर जो है करती है, लेकिन चरित्र निर्माण नहीं करती है, सब नहीं करती। लेकिन चरित्र निर्माण पहले। सवाल यह है कि हम देखते हैं कि एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन हो गया है, जगह जगह पे शिक्षा की दुकानें खुल गई हैं। अभी हम देखते हैं कि JEE का एग्ज़ाम है और क्लैट का एग्ज़ाम है। हम देखते हैं कि वहाँ पर कोचिंग सेंटर्स जिस तरह से खुले हुए हैं वो एक प्रेशर बिल्डअप कर देते हैं, जैसे कोटा की घटनाएं आपके सामने हैं। किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, मैं आपसे एक खाली चीज पूछना चाहता हूँ। अगर देश में अगर हम लोगों को पढ़ना है आगे के लिए, तो हम लोगों को वी शुड हैव वन एजुकेशन सिस्टम फॉर द होल कंट्री। आज बिहार बोर्ड अलग है, UP बोर्ड अलग है, मध्य प्रदेश बोर्ड अलग है, इनके करिकुलम अलग है, इनके सिलेबस अलग है। 12वीं तक तो ऐसे अलग अलग करके चलते हैं, लेकिन उसके बाद इनको नेशनल एग्जाम पे अगर कम्पीट करना पड़ता है, कहाँ से करेगा वो? यू टेल मी। 12 साल उनकी शिक्षा करिकुलम सारा अलग था, तो आज मैं उसके ऊपर नेशनल लेवल के ऊपर कम्पीट करना है मुझे, मैं कैसे करूँगा उससे? तो सरासर
एजुकेशन हमारे को समानता आनी चाहिए, ताकि एक समान एजुकेशन हो, ताकि आदमी एक दूसरे के साथ कम्पीट करके ये जो दिखाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सरकार लेकर आई है, इस पर क्या कहना चाहिए? मैं टोटल इस नीति से सहमत नहीं हूँ। इसके अंदर बहुत इन्होंने कहा है कि वर्नैकुलर लैंग्वेज होनी चाहिए, गाना होना चाहिए। मेरे हिसाब से एक राष्ट्रभाषा जरूर होनी चाहिए इस देश में, और जिसको अपना हिंदी समझ के चला जाएगा, और एक ग्लोबल लैंग्वेज जो इंग्लिश है उससे आप हट नहीं सकते। ये उदाहरण देते हैं कि जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज चलती है, फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज चलती है। सॉरी, ये आधा गलत उदाहरण है। जब भी उनको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है, दे ऑलवेज टॉक इन इंग्लिश एंड दे ट्रांजैक्शन। इवन चाइना, वो चाइनीज करते हैं, मैंड्रीन करते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, इट इज ऑल डन इन इंग्लिश। तो बात ये है, आप अपने लोगों को, आज दुनिया में एक बहुत छोटी हो चुकी है, और अगर इसको कनेक्ट करना है किसी तरीके से, तो हमारे को वी मस्ट मेक इंग्लिश एज अ नेशनल, एज अ कंपल्सरी लैंग्वेज। सो इज हिंदी। आज का हाल ऐसा हो गया है, मैं हाल ही में कोचीन में था, तो मैं वहाँ पर हिंदी तो बात करने की मतलब ही नहीं है, कोचीन में तो समझता नहीं। फिर मैंने उसको बोला कि मैं इंग्लिश में बोलूँ क्या, यहाँ इंग्लिश सब समझते हैं? बोले इंग्लिश भी नहीं समझते हैं, यहाँ पर तो मलयाली लैंग्वेज समझते हैं। तो मलयाली मैंने कहा सब समझते हैं? बोले सब ऐसा है कि केरला का बॉर्डर खत्म होता है ना, वहाँ से तमिलनाडु शुरू होता है। सिर्फ 5 किलोमीटर आसपास के दोनों में जो एरिया है, वो आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। उसके बाद 5 किलोमीटर खत्म होता है, वो वहाँ पर लैंग्वेज तमिल की लैंग्वेज है, यहाँ पर मलयाली है, कोई आपस में बात नहीं करता। ये कैसा देश है? कैसा देश है जहाँ लोग एक दूसरे से 5 किलोमीटर के बाद बात नहीं कर पाते? यही देश बनाया है आप लोगों ने 75 साल के बाद। अभी हाल ही में कोयम्बटूर में टेक्सटाइल मिल्स को लेबर मिलनी बंद हो गई, तो उन्होंने बिहार से लेबर मंगाई। अब बिहार की लेबर जो है, उनको तमिल नहीं आती, तमिल ने कोई हिंदी नहीं आती है। अब वहाँ पर स्कूल खोला उन्होंने पहले लैंग्वेज सिखाने के लिए। लुक एट दिस। ये हम लोगों को क्या आंखें बंद है क्या लोगों की? दिख नहीं रहा है क्या हो रहा है? ऐसा है, बुनियादी तौर पे हम लोगों को कई चीज ठीक करनी। एक आखिरी सवाल पूछूंगा सर। वैसे तो कहते हैं कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी, 4 कोस के बाद बानी बदल जाती है। एक राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए जो सबको आए, जो सबको एक सूत्र में पिरोए पूरे भारत को। और दूसरी बात जो आपने महत्वपूर्ण पहलू पर बात की है, वो चरित्र निर्माण की बात की है। स्वामी विवेकानंद ने भी यही बात कही थी कि सबसे पहली बात जो है, वो किसी भी व्यक्ति का अगर राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, तो व्यक्ति के चरित्र का निर्माण कीजिए। आप एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, एज ए लेखक, आपके पास क्या कोई योजना है, या आगे कुछ बच्चों को देने जा रहे हैं, पीढ़ी को देने जा रहे हैं, कुछ ऐसी सोच आप लेकर चलते हैं कि जिसमें या सरकार से किसी तरह का रास्ता इस संबंध में जो है वो कायम किया जाए कि ये 2 बातें जो है पहुंचे, एक तो नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रीय भाषा, और दूसरी जो है वो चरित्र निर्माण पर बल दिया जाए। नेशनल लैंग्वेज है, और एक और इज यूनिफॉर्म एजुकेशन। यूनिफॉर्म एजुकेशन, तब एक दूसरे के साथ आदमी कम्पीट कर सकते हैं। और नंबर 3, आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए, जातीय धर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मेरिट के ऊपर है उनको निराश कर देता है, निराश करके वही आत्महत्या करते हैं। यही देखते हैं और क्या है। सो बात यह है कि हम लोगों को बुनियादी तौर पे कई चीज़ें सुधारनी पड़ेंगी अपने देश के लिए, कुछ अच्छे कानून लाने पड़ेंगे, और अच्छे कानून लाने के लिए अच्छे लोगों को लाना पड़ेगा हमारे को। अब देखिए, कर्नाटका में 3 लाख के करीब लोगों ने नोटा डाला, उन्होंने नोटा चुना है। नन ऑफ द अबव। नोटा मेरी पिटीशन पे था, मैंने पिटीशन लगाई थी, लेकिन दुख की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट एकदम, क्या कहूँ, ट्रूथलेस जजमेंट थी। और इतने पढ़े लिखे आदमी ऐसी जजमेंट दे, ये मेरे लिए तो मैं सोचता हूँ कि बहुत दुख की बात है देश की। हमने ये कहा है कि आज की तारीख में 50% वोटिंग होती है, 50% वोट लोग नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? कहते हैं किसको जाके वोट दिया जाए, सभी क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनका, किसको जाके वोट दिया जाए? अगर नहीं जाते वोट देने के लिए, वो अच्छे नागरिक नहीं है। और कहता है जाते हैं तो किसको वोट देंगे? तो क्या करते हैं, जाके वहाँ पर या जातीय धर्म के ऊपर वोट दे देते हैं, या सबसे कमजोर क्रिमिनल को जिता देते हैं। जो सबसे कमजोर क्रिमिनल है उसको जिता देते हैं। अब सबसे जो कमजोर क्रिमिनल जीत गया, अब उसको पावर मिल गई। अब जो कमजोर क्रिमिनल था, अब वो पावर मिल गई, अब वो सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिमिनल बन गया। क्या इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं? क्या आप चाहते थे उनको जिताना? डज ही रिप्रेजेंट यू?
दिस इज द बिगेस्ट जोक ऑफ डेमोक्रेसी। तो मैं कहता हूं कि नोटा शुड बी ट्रीटेड एज अ कैंडिडेट, उसको कैंडिडेट मानना चाहिए। अगर नोटा के यहाँ पे वोट ज्यादा लगती है तो आज 90% वोट नोटा को मिले और 2% किसी को मिले, 2% जीत जाता है। तो मैं कहता हूं अगर नोटा जीते तो इन सब कैंडिडेट को उस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से उस एक इलेक्शन के लिए डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। बहुत बढ़िया सर, और बहुत उससे क्या होगा, कभी वैक्यूम नहीं कहीं रहेगा, खाली नहीं रह सकता। ऑटोमेटिकली 31 दिन के अंदर नई इलेक्शन होगी, नए लोग आएंगे। और ये एक और जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है आज क्रिमिनल्स को खड़ा कर देती हैं, अरे जीतने का चांस इसका बहुत है, जब उसको मालूम लगा कि इसका हारने का चांस बहुत बढ़ गया क्योंकि नोटा जीत सकता है, तो साहब ये पॉलिटिकल पार्टी मजबूर हो जाएंगे अच्छे कैंडिडेट डालने के लिए, इनको मजबूरी से करना पड़ेगा ईमानदार अच्छे कैंडिडेट। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो पॉलिटिकल रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जो है वो शिव खोड़ा साहब ने बताई। संदीप शर्मा, NK न्यूज़, दिल्ली।